वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग आरओ के हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण बिंदु शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य, मराठा प्रशासन को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी में पहला नाम आता है संभाजी महाराज का। 1680 से लेकर 1609 तक इनका शासन चलता है। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 16 जनवरी 1681 ईस्वी को हुआ, ये पॉइंट याद रखने। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो संभाजी महाराज की राजधानी है रायगढ़। औरंगजेब का पुत्र अकबर पाली नामक गांव में 13 नवंबर 1681 को संभाजी से मिला था। औरंगजेब का पुत्र जो अकबर होता है ये पाली नामक गांव में मिलता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और 13 नवंबर 1681 ईस्वी को संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया। संभाजी की माता का नाम सईबाई था और इनके गुरु थे केशव भट्ट और उमाजी पंडित। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु थे। अब अगला जो शासन आता है वो राजा राम का आता है। राजा राम ये संभाजी महाराज के सौतेले भाई होते और शिवाजी के छोटे पुत्र होते हैं। देखिए, इनका शासन होता है 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई राजा राम का फरवरी 1689 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। तो इनका भी राज्याभिषेक कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और येसुबाई और साथ ही साथ साहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः 1698 ईस्वी में राजा राम जिंजी से पलायन कर गए और सतारा के प्राकृतिक दुर्गों को अपनी राजधानी बनाई। देखिए, जब औरंगजेब का अधिकार हो जाता है फिर क्या होता है कि जिंजी जहाँ पर ये रहते 1698 ईस्वी में यहाँ से भी पलायन कर लेते और जो सतारा में आते यहाँ के जो दुर्ग होते इसको अपनी राजधानी बनाते। 1700 ईस्वी में सतारा में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना और राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, ये राजा बनता है, राजा का मतलब शासक बनता है और इसके बाद इनकी संरक्षिका होती है उनकी माता ताराबाई। अगला जो शासन है साहू जी महाराज का, 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक। साहू जी संभाजी के पुत्र थे। 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर साहू जी और ताराबाई की सेना में युद्ध हुआ। ताराबाई की पराजय हुई और वह भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र में पहुंच गई। देखिए, ताराबाई और साहू जी इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कहाँ पर? 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर होता है। यहाँ पर ये ताराबाई परास्त हो जाती है और भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र में चली जाती है। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई। देखिए, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहू जी की राजधानी है सतारा। इससे पहले जो आपने राजधानी पढ़ा वो रायगढ़ था, है ना, और वो यहीं पर 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। साहू जी ने एक नया पद सेना करते, सेना को संगठित करने वाला गठन किया था। तो सेना करते ये एक पद हुआ करता था जिसका गठन किया साहू जी महाराज ने। इसका काम होता था सेना को संगठित करना तथा बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पद पर नियुक्त किया गया और प्रथम सेना करते कौन बनते हैं? बालाजी विश्वनाथ। अगला शासन होता है राजा राम द्वितीय का, 1749 से 1750 ईस्वी तक। छोटा सा शासन है। शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया था। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव ने राजा राम द्वितीय की संगोली की संधि हो गई। देखिए, बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय इनके बीच में संगोली की संधि होती है। इसके बाद क्या होता है? संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से लेकर 1720 ईस्वी के बीच है। 1720 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको फैक्ट्स पढ़ना पड़ेगा कि कौन पेशवा बनता है, कौन छत्रपति होता है, सामान्य सी बात है। अब इसके बाद देखिए, अब साथियों थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ या फिर पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखिए, अगला शासन किसका होता है? बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बने। बालाजी प्रथम की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद कौन बनते हैं? बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। अब इसके बाद आगे देखिएगा 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। अब माधवराव का शासनकाल जो होता है 1761 से 1772 ईस्वी तक होता है। मराठा काल में सरंजाम
प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित होता है। तो देखिए सरंजाम किससे संबंधित है? भू राजस्व प्रशासन। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती है। देखिए जो मराठा जागीरदार थे उनको जो भूमि दी जाती थी उनके निर्वहन के लिए उसे सरंजामी भूमि कहा गया। सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। देखिए जो सहायक संधि होता है इसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? ये स्वीकार किया था बाजीराव द्वितीय, जो कि मराठा पेशवा होते हैं। एक चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आगे यहाँ पर देखिए मराठा सूबेदारों के नाम जो काला क्रमानुसार है, क्योंकि पेपर में कई बार ये अरेंज करने के लिए आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो विट्ठल दिनकर ये सूबेदार होते हैं, फिर केशव गोविंद है, भीगा गोपाल है, जादूराव, यादवराव, दिवाकर, ये कुछ महत्वपूर्ण कौन है जो कि सूबेदार के पद पर थे। आगे देखिए यहाँ पर दिया मराठा रियासत। तो मराठा क्षेत्र मुख्य रूप से 6 रियासतों में बटा था। देखिए सतारा में कौन थे? सतारा में छत्रपति का शासन था। ग्वालियर सिंधिया में था, ग्वालियर का शासन सिंधिया में, मतलब जो ग्वालियर में शासन था सिंधिया का था। बड़ौदा के गायकवाड़ हुआ करते थे, पुणे में पेशवा थे, नागपुर के भोसले और इंदौर के होलकर। ये मैंने कल की क्लास में भी आपको थोड़ा सा ऐसे भारत का मैप एक बना करके ऐसे समझाया गया था दक्षिणी भारत का। अब मराठा के पतन का कारण क्या रहा? उत्तरकालीन मराठों का अकुशल नेतृत्व। देखिए जो शिवाजी के बाद मतलब और मराठाए हुए उनका जो नेतृत्व उतना प्रभावशाली नहीं रहा। मराठा सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव। देखिए जो मुगल सैन्य प्रणाली थी वो काफ़ी आधुनिक थी और मराठाओं में इस चीज़ की कमी थी। मराठों की अपर्याप्त नौसेना, इनके पास नौसेना नहीं था। गुप्तचर प्रणाली का अभाव, और सबसे बड़ा कारण यही कि भाई इनके पास गुप्तचर प्रणाली विस्तृत नहीं थी। मराठा सरदारों का आपसी कलह, ये इससे भी बड़ा कारण है क्योंकि मराठा सरदार आपस में ही कलह करते रहते थे, जिससे मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ा और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य पतन की ओर चलता चला गया। तो साथियों ये मराठा साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो पेपर में प्रश्न बनते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर रखा है, आपने कल की क्लास में भी पढ़ा था और आज भी ये पूरा डन हो गया। बहुत छोटी सी क्लास है क्योंकि भाई सामान्य सी बात है, तथ्य खत्म हो गया। तो अगली चीज़ जो सिख धर्म है हम लोग कल की क्लास से शुरू करेंगे। तो छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।